बच्चों देखो, अभी हम फिज़िक्स पढ़ेंगे एएमयू के लिए। हम मैथ्स चल रही है हमारी, साइंस चल रही है, तो साइंस में अब ये फिज़िक्स आज स्टार्ट करेंगे। पहले क्लास 9 फिज़िक्स कवर करेंगे, ठीक है। फिर क्लास 10th की जल्दी जल्दी, 10th की तो अभी आपने पढ़ी हुई है, अभी पेपरों के लिए बोर्ड के लिए भी पढ़ा था, तो 10th का तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो 9th क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़नी है, बेसिक कवर करना है। फिर उसके बाद 10th में जो जो चैप्टर थे आपको ध्यान ही है कौन कौन से थे। 9th में बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन अच्छे से समझना है, उससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी, मोशन, मोशन से जैसे अब जो चैप्टर आज हम करेंगे मोशन कवर करेंगे, मोशन से अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। हल्के फुल्के होते हैं लेकिन आसान होंगे, लेकिन आप कर नहीं पाओगे क्योंकि अगर नहीं पढ़ते हो सही से, क्योंकि आपने 9th में पढ़े थे अब तक भूल चुके होगे। और 9th में ज़्यादातर आपका कोविड में निकल गया था टाइम, तो ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की, तो ध्यान से समझना पड़ेगा आपको जो भी अभी बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, देखो यहाँ पर राशियाँ होती हैं कुछ 7 आधारभूत राशियाँ हैं, क्वांटिटी बोलते हैं, जिनसे बाकी सारी क्वांटिटी बनी होती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ बल, तो ये क्या एक कोई राशि, इसकी जो राशि होगी वो आधारभूत होगी। मतलब कि जैसे बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन किससे मिलके बना है, कौन बताएगा? न्यूटन किससे मिलके बना है? हाँ, मात्रक क्या है? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं आपको सारी आधारभूत राशियां बताता हूं, जैसे कि लंबाई। लंबाई किसी से मिलके नहीं बनता, लंबाई मतलब लंबाई, ठीक है। बल तो जैसे किसी से मिलके, बल का फॉर्मूला पता होगा, F=ma, पता है आपको, पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें हम। तो ये बल किससे, द्रव्यमान और एक्सेलरेशन कहाँ से आया, वो सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। अच्छा, पहला चैप्टर जो है विज्ञान और मापन है आपका 9th का, उसको ज़्यादा नहीं पढ़ना, वो खुद से पढ़ोगे आप। उसमें राशियों के बारे में मतलब थोड़ा थ्योरेटिकल है, हल्का फुल्का बता दे रहा हूँ, बाकी सारा आप खुद से कर लोगे। एक बार रीडिंग मार लेना, जितना मैं बता रहा हूँ रीडिंग करोगे तो समझ में आ जाएगा। हम मोशन पे जाएंगे क्योंकि टाइम के थोड़ा अभाव रहेगा हमारे पास। सबसे पहले बात करें हम द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, साथ के साथ आपको इनके मात्रक बताने पड़ेंगे। एसआई मात्रक, कौन से मात्रक? एसआई मात्रक का क्या मतलब समझेंगे अभी हम। तो इनके मात्रक बताने पड़ेंगे आपको। तो क्या लग रहा है आपको, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। एसआई मात्रक इसका मीटर है भाई साहब, एसआई मात्रक है मीटर। सिंबल क्या यूज होता है, संकेत क्या यूज करते हैं? संकेत इसके लिए हम एम यूज़ करते हैं, ये बात आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे जल्दी जल्दी देख लेंगे। द्रव्यमान को किसमें हम एसआई मात्रक का केजी, ठीक है। सिंबल भी इसका केजी होता है, ठीक है। केजी से ही समझ गए होगे, वैसे तो आप किलोग्राम लिख लो चाहो तो, किलोग्राम में तोला जाता है। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम में, वैसे ग्राम भी होता है, मिलीग्राम में भी सब होते हैं, लेकिन एसआई मात्रक की बात की जाए तो इसका किलोग्राम होता है। अभी बहुत छोटे से क्वेश्चन है, जहाँ तक है ये तो नहीं पूछेगा आपसे कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक बताओ, लेकिन तब भी आपको पता तो होना चाहिए। हो सकता है इतना आसान भी पूछ ले, ठीक है ना, हो सकता है बच्चे गलती में ग्राम लगा दें, तो किलोग्राम होता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? पता है नहीं सारी बातें आपको, ठीक है। अगला आपका आता है समय। समय का मात्रक क्या, एसआई मात्रक? सेकंड। ध्यान रखना, घंटा मत लगा देना, एस से डिनोट करते हैं इसको। समय के बाद आगे विद्युत धारा, 10th क्लास में आपने पढ़ भी लिया विद्युत धारा के बारे में। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। काय से डिनोट करते हैं? ए से। इसके बाद आपका क्या, तापमान। क्या मात्रक होता है तापमान का? एसआई मात्रक केल्विन है, वैसे तो डिग्री सेल्सियस भी होता है, लेकिन एसआई मात्रक कौन सा है? केल्विन। केमिस्ट्री में केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में चेंज करना भी सिखाया था। तो तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन, ध्यान रखना। किससे डिनोट करते हैं? के से। इसके बाद आपकी ज्योति तीव्रता, ज्योति बता रहा हूँ, लाइट, रोशनी, ज्योति तीव्रता। किसमें इसको नापा जाता है ज्योति तीव्रता को? कैंडेला में, कैंडेला। कैसे नोट करते हैं? CD, ठीक है। फिर आप क्या, पदार्थ का
परिणाम सीख चुके हैं इसको भी हम। पदार्थ का परिणाम, पदार्थ कितना है, पदार्थ काय में नापा जाता है, मोल में। मोल में 1 मोल 2 मोल 3 मोल इसमें नापा जाता है पदार्थ, ठीक है। तो ये हो गया मोल। मोल कंसेप्ट हम सीख चुके हैं। ये 7 आधारभूत राशियां हैं, ठीक है। इन्हीं से सब मिलके बनती हैं, फिर इन्हीं से सब मिलके बनती हैं। एक राशि जैसे कि हम बात करें आयतन, क्या ये आधारभूत राशि है? नहीं, ये आधारभूत राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी इन्हीं 7 में से किसी से मिलके बनी होगी। किससे मिलके बनी है ये आयतन? इसकी राशि क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है? फॉर्मूला कुछ भी, कोई भी आयतन का फॉर्मूला बता दो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घनाभ का बता दो, ये फॉर्मूला होता है आयतन का। ये आयतन की जो मात्रक होता है वो किससे? लंबाई गुणा लंबाई, लंबाई की पावर 3। तो ये आयतन की जो मात्रक बना किससे बना? लंबाई से। तो आयतन आधारभूत राशि नहीं है, ये आधारभूत राशियां हैं। समझ पा रहे हो या नहीं मेरी बात को? हाँ या ना? क्लियर रहते हैं, छोटी बेसिक सी बात बहुत। तो देखो ये सारी आपको राशियां समझनी है, ठीक है। समझ के आपको क्या करना है फिर, जो भी क्वेश्चन एक होता है इसकी विमाएँ भी पूछा जाता है। विमाएँ तो मैं क्या करूँगा, साथ के साथ जो भी क्वांटिटी आती जाएगी, क्योंकि अभी मैं बताने लग जाऊँ। मैं आपको त्वरण बोल दूँ, त्वरण आप जानते हो सब लोग क्या होता है। और त्वरण का अगर मात्रक पूछूँ, मात्रक बता दोगे, मात्रक के बाद फिर विमाएँ भी बनाई जा सकती हैं। त्वरण क्या होता है ये बताया आप लोगों को? बोलो हाँ या ना? त्वरण नहीं पता यार, कैसे बच्चों? चलो कोई बात नहीं। तो इतनी बात तो समझ में आई थोड़ी थोड़ी मेरी बात। ये सब आधारभूत राशियां हैं, सारी इसी से मिलकर बनेंगी। जैसे बल है, बल आधारभूत राशि नहीं है। बल बराबर क्या बताया मैंने? m इंटू ए बराबर m मतलब kg। kg से kg आया मात्रक में। एक्सेलरेशन इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो बल का जो क्या बना, kg मीटर और इनटू करके सेकंड की पावर -2, डिवाइड में ऊपर ले जाके -2 लिखी जा सकती है। बात समझ में आ रही है हल्की हल्की? हाँ या ना? मैं यहाँ साफ साफ लिख दे रहा हूँ। ध्यान से समझना, m तो होता है kg, ठीक है। ए क्या होता है? ए होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कैसे लिखा जा सकता है? मीटर ऊपर जाके सेकंड की पावर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके -2, इतना तो जानते ही हो गया आप। तो ये क्या आ गई? बल की मात्रक आ गया। क्या मात्रक आया? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम न्यूटन बोल देते हैं, इसी को हम। तो ये पूरी की पूरी जो बल की मात्रक है उसको हम न्यूटन बोल देते हैं कि न्यूटन होता है इसका मात्रक। हल्की फुल्की बात समझ रहे हो मेरी? हाँ या ना? ठीक है। अब अगर इसकी विमा पूछे, बल की विमा पूछे, तो किस तरीके से लिखा जाता है? इसमें क्या आ रहा है? द्रव्यमान आ रहा है। द्रव्यमान मतलब m मतलब मास, ठीक है। मीटर लंबाई आ रही है मतलब l, s मतलब समय आ रहा है मतलब टाइम t की पावर -2। इसकी विमा हो गई बल की। क्या आप ये कभी सीखी आपने ये वाली चीज़? समझ में आए? नहीं आ सकता है ये पेपर में। तो विमा पूछेगा, बल की विमा या किसी की भी विमा पूछ सकता है। मैं सबकी अब जितनी भी क्वांटिटी फिजिक्स ही पढ़ोगे ना आप, जितनी भी क्वांटिटी पढ़ते जाओगे सबकी विमाएं बताता जाऊंगा साथ के साथ किस तरीके से। मात्रक विमा तो विमाएं, ठीक है। हाँ, न्यूटन जो मात्रक है वो एक्चुअल में इन सबका कॉम्बिनेशन है। इन सबको न्यूटन कह दिया जाता है। किसको? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोल देते हैं। फोर्स। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इसकी विमा बन गई। थोड़ा थोड़ा समझ में आया कुछ कुछ? बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। अब मैं यही सारी चीज़ें हर चैप्टर में बीच में थोड़ी थोड़ी बताता रहूँगा। जैसे जैसे क्वांटिटी आती जाएगी उसमें बताता जाऊँगा, तो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। m फॉर क्या है? मास। मास मतलब द्रव्यमान। l मतलब क्या है? लंबाई, लेंथ। t फॉर टाइम, ठीक है। तो नोट कर लो इतना आप, फिर उसके बाद मैं बताता हूं आगे की कहानी।
अब बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एसआई मात्रक। ये जो राशियाँ थी इनके क्या लिखे हैं, ये सब एसआई मात्रक है। अब ये एसआई क्या है भाई, सब इंस्पेक्टर हैं? फिर ध्यान से सुनना, एसआई मात्रक, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। आगे पीछे होता है आई जरूर पीछे, लेकिन बोला ऐसे ही जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट मतलब इकाई, मात्रक, यूनिट मतलब मात्रक। तो ये मात्रक हैं, उनके क्या हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल का मतलब, वर्ड का मतलब समझते हो आप क्या, जो हर जगह चलता है। इंटरनेशनल जो हर जगह चलता है, इंटरनेशनल देश विदेश सब जगह आते हैं उसमें। हिंदी में क्या बोलोगे, आपके हिंदी में लिखा आ जाएगा ऐसा ही मात्रक क्या है भाई, इंटरनेशनल क्या बोलेंगे हिंदी में, हाँ, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की यूनिट मतलब मात्रकों की कौन सी पद्धति है, अंतरराष्ट्रीय। रा उड़ेगा क्या कहीं, सही है या फिर पद्धति, सही बात है। तो ये आप समझ गए कि नहीं समझ गए, क्वेश्चन बन सकता है इससे। ऐसा ही का क्या मतलब, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एक होती है एमकेएस, क्या होती है एमके, क्या मतलब है एमकेएस का, इस पद्धति में जो लंबाई है वो ली जाती है मीटर में। किसमें, एम है ना मीटर, द्रव्यमान लिया जाता है किसमें, केजी में, किलोग्राम, केजी लिख दे रहा हूँ बस, और समय लिया जाता है सेकंड में। एसआई में भी यही है, हाँ एसआई में भी तो यही है ना। तो एसआई और ये लगभग लगभग एक जैसी हैं, समझ गए, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, याद रहेगा। एक होती है सीजीएस पद्धति, मात्रकों की सीजीएस पद्धति क्या होती है, जल्दी से बता दो फटाफट, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, समझ गए क्या कह रहा है, समझ गए ना, जल्दी से देख लो। सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। तो सीजीएस में ये रहता है, समझ गए सारी चीजें आप। हाँ इसमें ग्राम है, इसमें किलोग्राम था। किस एसआई एमकेएस लगभग एक, अगर एसआई में कोई चीज़ पूछे तो एमकेएस वाला बताओगे आप, ठीक है ना। सीजीएस अलग हो गया, ये सेंटीमीटर, लंबाई को सेंटीमीटर में ले रहे हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में ले रहे हैं, ठीक है ना। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक आपको दिक्कत वाली बात नहीं लग रही होगी। अब इसके बाद जल्दी से समझो, एक्चुअली गति मैं पढ़ाने जा रहा था, लेकिन मैंने ये विज्ञान और मापनी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का और समझ लो। अब इसके बाद ये तो हो गई क्या, आधारभूत राशियाँ या फिर आधारी राशियाँ, कुछ भी बोल देते हैं। आधार राशि बताई मैंने, ये राशि, ठीक है, मतलब ये बेसिक है, इनसे ही मिलकर बनेंगी। जैसे अगर मैं एक राशि बोल दूं चाल, तो चाल क्या आधारभूत राशि है, चाल आधारभूत राशि है क्या, नहीं, चाल है व्युत्पन्न राशि। कैसी है, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि है। क्यों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी और समय से मिलकर बना है चाल, तो ये व्युत्पन्न राशि बोली जाएगी। कैसी बोली जाएगी, व्युत्पन्न राशि। ये पद्धति है, मात्रकों की पद्धति है एक सीजीएस, मैंने बताया था। सेंटीमीटर, लंबाई सेंटीमीटर में, जी द्रव्यमान ग्राम में, और समय सेकंड में। ये बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा जल्दी से चाल की विमा क्या होगी, जल्दी से बता दो, चाल की मात्रक, मात्रक बता दो पहले तो, मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड, सही बात है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम सेकंड की पावर -1। विमा क्या होगी, विमा, विमा, विमा जो मैंने बताया था वैसे वहां पर एम करके। ये क्या है, एम क्या है, लंबाई, ये क्या है, लंबाई, दूरी बटे समय, दूरी मतलब लंबाई एल, समय मतलब टी, टाइम -1। तो चाल की विमा क्या बन गई,
लंबाई और समय। बोलो हाँ या ना। अब मात्रक चाहे जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको लंबाई को सेंटीमीटर में लो किसी में भी लो, ये तो विमा हो गई। ये क्या बता रही है, ये चाल की जो विमा है ये क्या बता रही है इसमें कि ऊपर की तरफ क्या है लंबाई है और नीचे की तरफ -1 का मतलब डिवाइड में क्या है समय है। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को, हाँ या ना। क्लियर समझ आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो यही है आपका पहला चैप्टर विज्ञान और मापन, इसमें यही सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। इसके बाद आप चाहो तो क्या कर सकते हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे कुछ काम होता है, जैसे बैरोमीटर। बैरोमीटर किस काम आता है, वायु दाब नापने के काम आता है। तो ऐसे वायु दाब नापने के काम आता है बैरोमीटर। तो ऐसे ही आपके बुक में ये लिखे हुए हैं काफ़ी सारे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसके काम में आता है वो आप खुद से पढ़ लोगे। अगर कोई समझ में नहीं आएगा तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, टाइम वेस्ट करने की आवश्यक, उसमें टाइम ज़्यादा देने की नीड नहीं है, वो आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। हम चलते हैं मोशन पे, दूसरे चैप्टर पे। हाँ कोई बात नहीं, उसका चैप्टर का नाम था क्या, विज्ञान और मापन। अब गति शुरू होगा आपका। तो गति शुरू जब होगा तो इसमें सबसे पहले आपका सबसे पहला, गति का मतलब क्या है, किसी चीज़ का मोशन, ठीक है। मोमेंट, जब वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है तो हम कह सकते हैं वस्तु गति में है। अब सबसे पहले बात आती है किसकी, दूरी और विस्थापन। दूरी मतलब डिस्टेंस, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। क्या फ़र्क है दोनों में, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। जल्दी जल्दी बोलते हो फटाफट, नहीं पता, अरे कैसे बच्चे। और विस्थापन में दिशा होती है, तो ये मतलब कोई एग्जाम्पल समझाओ। एक बच्चा है यहाँ से चल के यहाँ आ गया, ठीक है, मान लो 10 मीटर चल गया, 10 मीटर चल गया भाई। अगर वो यहाँ से यहाँ आ गया 10 मीटर और चल गया, कितनी दूरी चल गया ये, कितना विस्थापन चल गया ये, नहीं, दूरी तो इसकी 20 चला, ये दूरी तो 20 चला है, 10 ये, विस्थापन 20 का नहीं है। विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। परिभाषा क्या है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, बिल्कुल ये नहीं टेढ़े मेढ़े, बिल्कुल न्यूनतम दूरी जो होगी उसको विस्थापन कहा जाता है। पाइथागोरस लग जाएगी, पाइथागोरस लगा के जब दोनों भुजाएं बराबर होती है तो tan√2 आ जाता है, वो वाली भुजा ले लो और √2 लगा दो, तो विस्थापन कितना है, tan√2। समझ गए नहीं समझ गए, हाँ या ना। तो विस्थापन दूरी में अंतर क्लियर हो गया। अब एक टर्म और समझना पड़ेगा यहाँ से आपको, ध्यान से सुनते जाओ, एक टर्म और समझना पड़ेगा यहाँ से आपको, सदिश और अदिश राशियाँ। क्या, स्केलर और वेक्टर, सदिश और अदिश। क्या होता है सदिश और अदिश, क्या होता है, समय के साथ नहीं, परिणाम के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ। परिणाम या परिमाण, परिणाम तो आंसर है, परिमाण, ठीक है, मैग्नीट्यूड परिमाण। तो इसमें सदिश में देखो, सदिश, सा मतलब के साथ, दिश मतलब दिशा के साथ, अदिश, आ मतलब दिश मतलब दिशा, आ मतलब मतलब नेगेटिव प्रीफिक्स, बिना दिशा के, अदिश मतलब बिना दिशा के। तो सदिश राशियां कौन सी होती हैं, जिनमें परिमाण के साथ किस चीज़ की आवश्यकता होती है, दिशा की, तो उनको कहा जाता है सदिश राशियां। अदिश राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उनको अदिश राशियां कहते हैं। बात समझ में आई आपको। इनमें कौन सी सदिश है, कौन सी अदिश है, ये अदिश है और ये सदिश है। तो जो भी क्वांटिटी हम सीखेंगे उसमें ये जरूर देखेंगे कि वो सदिश है अदिश, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी से बनेगा कि वो जो भी आप क्वांटिटी कोई भी पूछ सकता है कि सदिश है कि अदिश है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से समझो बच्चों, दूरी जब कोई चलता है ना, अगर मैं कहूँगा मैं 50 किलोमीटर चल के आया हूँ, तो ये दूरी है, विस्थापन, दूरी 50 किलोमीटर चल के आया हूँ मतलब मेरी दूरी है 50 किलोमीटर चला, इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं थी, हैं, अदिश है, दूरी क्या है, अदिश है।
अब 50 किलोमीटर ऐसा हो सकता है कि मैंने एक ही जगह के चक्कर लगाए हो 50 हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर विस्थापन की बात की जाए, विस्थापन की बात की जाए, मैं ये कहूँ कि मैं एक बॉल 50 मीटर दूर फेंक सकता हूँ, तो ये क्या है, 50 मीटर क्या है, विस्थापन। वैसे तो दूरी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ मैं 50 मीटर ऊपर बॉल फेंक सकता हूँ, तो दूर, ये विस्थापन है, ऊपर दिशा मैंने दे दी ऊपर की तरफ। अगर मैं कहूँगा मैं 40 मीटर सामने फेंक सकता हूँ, अब सामने कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं है, लेकिन दिशा तो तब भी बता रहा हूँ ना कि मैं इधर सामने 50 मीटर तक बॉल फेंक सकता हूँ, विस्थापन है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि तुम मुझसे 10 मीटर दूर रहा करो, तो 10 मीटर दूर क्या विस्थापन है या दूरी है? विस्थापन है। 10 मीटर वैसे तो देखो अभी कहने के सेंस में तो दूरी लग रहा है आपको, ठीक है। अगर मीनिंग समझो उसका मीनिंग, तो ये विस्थापन है। पूछो कैसे? मैंने कहा कि 10 मीटर दूर रहा करो, उसने कहा ठीक है, यूँ गया फिर यूँ आया, 10 मीटर चल के वहीं खड़ा हो गया आके, कि चल गया 10 मीटर दूर। तो विस्थापन की बात हो रही है कि बीच की दूरी भी 10 मीटर होनी चाहिए, समझ पा रहे हो, हल्का फुल्का, ठीक है ना। तो विस्थापन वैसे ये तो चलो ऐसी एग्जाम्पल हो गए, बाकी यहाँ से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ से जाके यहाँ पर किस तरीके से। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर मैंने कहा 4 मीटर लड़का इधर चला, 3 मीटर इधर चला, 7 मीटर इधर चला, 2 मीटर इधर चला, 3 मीटर इधर चला, 1 मीटर ऊपर चला, हाँ, दूरी कितनी चल गया ये लड़का? विस्थापन, विस्थापन 20 हो गया। दूरी कितनी चला? दूरी चला है 20 मीटर। 4 7 14 14 14 और 6 20। विस्थापन कितना हुआ इसका? 0। वहीं आ गया यार, कहाँ है ये, दूरी है ही नहीं। जहाँ से चलाता यूँ करके ऐसे करके यहीं आ गया, तो विस्थापन 0। कोई चक्कर लगा रहा है पार्क के यूँ करके, 10 चक्कर लगा दिए, विस्थापन 0, चला ही नहीं कुछ, दूर ही नहीं गया। दूर कितना जा रहा है ये देखेंगे विस्थापन में। ऊपर की तरफ बताऊँ, 50 मीटर ऊपर की तरफ, दिशा दे दी ना मैंने, दिशा दे दी, ये वापस की बात नहीं है, मैं दिशा दे दी, ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ। अगर मैंने कह दिया, बहुत ध्यान से समझना, अब चलो ध्यान से समझो, अगर मैंने कह दिया 10 मीटर, क्या ये दूरी है, अदिश राशि है। मैंने कह दिया 10 मीटर पूर्व में, पूर्व में, ये क्या दूरी है, विस्थापन है, विस्थापन है, ये दिशा दे दी, ठीक है ना। 10 मीटर पूर्व में विस्थापन हो गया, दिशा दी, तो अब फालतू की बात नहीं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये विस्थापन है क्योंकि इसमें दिशा दे दी, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है, दिशा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बहुत देर होगी इस पर। तो देखो दूरी विस्थापन समझ में आ गया होगा। इसके बाद जल्दी से समझो आप, चाल और वेग। क्या क्या है भैया ये चाल और क्या है वेग? हाँ, क्या है चाल और क्या है वेग? हाँ, फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर और वेग बराबर, वेग बराबर क्या फॉर्मूला? क्या वेग होता क्या है? आपने क्या सुना है आज तक? वेग नाम सुना है? वेग क्या होता है? वेग ये अरे भैया ये चाल जैसे ही होता है कुछ कुछ। वेग चाल को ही कहते, इतना तो पता होगा आपको। कभी वेग कहते थे, कभी चाल कहते थे, फर्क सिर्फ इतना ये होता है, विस्थापन बटे समय। हाँ, विस्थापन बटे समय। तो कौन इसमें सदिश राशि है, कौन अदिश राशि है? इसमें विस्थापन आ रहा है तो सदिश है, इसमें दूरी आ रहा है तो अदिश है। तो याद रख लेना इस बात को, ये अदिश है और ये सदिश है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आपको? चलो ठीक है। अब इसके बाद कंसेप्ट आ जाता है आपका त्वरण।
आपको समझना पड़ेगा क्या त्वरण। तो त्वरण क्या होता है भाई? इंग्लिश में चाल को क्या कहते हैं? स्पीड। और इसको वेग को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। क्या कहते हैं? विस्थापन। दूरी को हिंदी में तो इंग्लिश में तो पता हो क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्टेंस। सही बात है। अब बात आती है त्वरण की। त्वरण समझते हैं बच्चों, त्वरण क्या होता है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? एक्सेलरेशन। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। आपने एक्सेलरेटर देखा अपनी बाइक में? देखा है ना? तो क्या करते हो उससे? एक्सेलरेटर से आप हैं रेस बढ़ाते हो, स्पीड बदलते हो, उसकी स्पीड बदलते हो। तो त्वरण का मतलब ही क्या है? स्पीड का बदलना। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। परिभाषा भी हल्की हल्की ध्यान रखना आप। त्वरण क्या परिभाषा है? वेग परिवर्तन की दर। तो ध्यान से देखना, इसमें त्वरण की परिभाषा है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। हाँ, तो अब वेग परिवर्तन की दर से क्या तात्पर्य? दर जब भी लिखा जाए तो उसका मतलब समय से रिलेशन होता है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अब अभी मैं चला रहा हूँ गाड़ी और मेरी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। चाल का मात्रक यही होता है, मीटर पर सेकंड। ऐसे इसका मात्रक क्या होगा? दूरी का मात्रक। हाँ, अरे दूरी का मीटर। सिंबल तो एम होता ही है, पता है आपको। विस्थापन का भी मीटर होगा, सिंबल एम। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड। ठीक है, और क्या? तो अभी मेरी गाड़ी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे। मैंने हूँ करके स्पीड बढ़ाई और स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितने समय में? ये हो गई मेरी 4 सेकंड में। क्यों सर, का क्या मतलब है? 4 सेकंड में मैंने स्पीड ऐसे करी, रेस मारी और 10 से 20 कर दी स्पीड। वेग में परिवर्तन कितना आया सिमरन? हाँ, वेग में परिवर्तन 10 का हुआ है। 10 से 20 हो गई, परिवर्तन 10। परिभाषा पे आता है वेग परिवर्तन। चलो अच्छी बात है। की दर। हाँ, समय। समय तो कितना भी हो सकता है, मैंने दिया है अपनी मर्जी से। हाँ भाई, स्पीड में बढ़ा रहा हूँ, मेरी मर्जी है कितना एक्सीलरेटर दे रहा हूँ मैं। और ज़्यादा दे दूंगा 2 सेकंड में इतनी बढ़ जाएगी, और ज़्यादा दे दिया 1 सेकंड में इतनी बढ़ जाएगी, और ज़्यादा दे दिया सीधे ऊपर पहुँच जाऊँगा। तो 4 सेकंड में स्पीड इतने से इतनी हुई, ये सवाल है। तो वेग परिवर्तन कितना है? 10 का। दर कितनी है? दर का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में कितना बदला है। ये टोटल 10 बदला है 4 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना बदला होगा? 4 सेकंड में 10 बदला है। 4 सेकंड में 10 बदला है, 1 सेकंड में कितना बदला होगा? 2.5। कैलकुलेशन थोड़ी सही रखो ना भाई। 4 सेकंड में 10 बदला है, 2 सेकंड में 5 बदला होगा, 1 सेकंड में 2.5। तो यही है त्वरण। तो त्वरण क्या निकल के आया इस वाले सवाल का? ए से डिनोट करते हैं त्वरण को। तो कितना है? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या बना? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो जब अब फॉर्मूला देखो त्वरण का, ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, v क्या है? अंतिम वेग 20 था जैसे कि वहाँ, u क्या है? प्रारंभिक वेग 10 था जैसे कि वहाँ, t समय है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते जाना, बिल्कुल भी स्किप मत करना कुछ भी दिमाग से, बहुत ध्यान से सुनोगे। देखो ऊपर क्या आ रहा है इसमें? वेग। ऊपर क्या आ रहा है? वेग। वेग का मतलब मीटर पर सेकंड, वेग का मतलब, और नीचे एक समय और है तो एक और सेकंड आ गया, तो मीटर सेकंड 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 स्क्वायर बन गया। तो त्वरण का मात्रक क्या बन जाता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ पा रहे हो हल्की हल्की मेरी बात को? तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विमा क्या हो जाएगी त्वरण की? त्वरण की विमा बोलो। एल मतलब लेंथ,
एल, एस मतलब समय, टी की पावर कितनी, -2। भाई दो तो नीचे है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दो नीचे, ऊपर जाके तो -2 हो जाएगी, तो एल टी -2। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ, विभा का बता रहा हूँ, ये समझ में आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई ऊपर आता है वेग, वेग मतलब मीटर पर सेकंड, नीचे समय, समय मतलब सेकंड, तो सेकंड सेकंड गुणा होकर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइड में है ये। तो अगर मैं इसको मात्र कोई लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, मीटर सेकंड की पावर -2। ये तो डिवाइड में नीचे, अगर गुणा में लिखूंगा, ये गुणा में अगर ऐसे डैश लगा दिया तो सेकंड -2 हो जाएगा। तो ये हो गई विमा। एल मीटर मतलब लंबाई, सेकंड मतलब समय, टी टाइम, -2। हाँ क्या, एक्सेलरेशन लिख तो दिया मैंने, ये मतलब एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला हो गया त्वरण का, v - u/t, ये इसका मात्रक हो गया और ये इसकी विमा हो गई। सारी चीज लिख दो त्वरण में। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं अब, ठीक है। एक समान गति, एक समान गति या फिर असमान गति, असमान गति। क्या होती है एक समान गति और असमान गति? हाँ, एक सी मतलब, बहुत ध्यान से, अरे जिगजैग, इधर ध्यान से समझो। तो एक समान गति, अगर मैं आपसे कहूं मेरी गाड़ी चल रही है, ठीक है, ये चली पहले 1 घंटे, पहले 2 घंटे में 50 किलोमीटर और अगले 2 घंटे में 50 किलोमीटर, तो कैसी गति है ये? ये चली पहले 2 घंटे में 100 किलोमीटर और दूसरे 2 घंटे में 40 किलोमीटर, कैसी गति है ये? असमान गति। समझ गए? एक समान समय अंतराल में जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करती है तो एक समान गति, और एक समान समय अंतराल में असमान गति तय करती है तो असमान गति। इतनी बात समझ में आ गई? एक समान गति को ही एक समान चाल कहते हैं। एक समान, बोलो हाँ या ना? चाल एक समान है कि नहीं इसमें? भाई यहां पर भी चाल 25 है, यहां पर भी चाल 25 है, यहां पर ये असमान चाल है। असमान गति मतलब असमान चाल, असमान चाल या गति, गति वेग, एक समान चाल या वेग कुछ भी कह सकते हैं। यहां पर असमान चाल या वेग, असमान चाल। इतनी बात समझ में आई या नहीं आपको? बहुत ध्यान से समझते रहना, कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना। बटे नहीं है यार वो। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, कितनी बात क्लियर है? अगर मैं कहूं एक समान त्वरण, क्या कहूं? एक समान त्वरण, और कहूं असमान त्वरण, असमान त्वरण, तो एक समान चाल एक समान त्वरण में आ जाएगा, असमान चाल असमान त्वरण में आ जाएगा, है ना? हाँ, सिट्टी बिट्टी गुल, ठीक है। असमान चाल एक समान त्वरण, एक समान त्वरण भी किस में जाएगा? असमान चाल में जाएगा, ठीक है, और असमान त्वरण भी असमान चाल में जाएगा। समझ पा रहे हो ना? कैसे मैं समझाता हूं। त्वरण का मतलब क्या है? त्वरण का मतलब स्पीड बदल रही है, स्पीड बदल रही है भाई। त्वरण का मतलब, एक समान त्वरण का मतलब है, अच्छा एक चीज और लिख दे रहा हूं, शून्य त्वरण। क्या? शून्य, शून्य त्वरण जाएगा इसमें, एक समान चाल में, एक समान गति में। क्या मतलब है? अगर त्वरण शून्य है, ना स्पीड बढ़ रही ना घट रही, इसका मतलब चाल फिक्स है, चाल बदल नहीं रही।
अगर त्वरण शून्य है इसका मतलब चाल बदल नहीं रही मेरे भाई। मैंने त्वरण बताया क्या, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। फॉर्मूला वो क्या बताया त्वरण का परिभाषा, वेग परिवर्तन की, वेग परिवर्तन होना जरूरी है ना, इसका मतलब वेग परिवर्तन की दर। तो क्या देखते हैं इसमें, त्वरण में क्या देखते हैं कि वेग परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर वेग परिवर्तन हो रहा होगा तभी त्वरण हो सकता है। अगर स्पीड एकदम मतलब ना बढ़ रही ना घट रही मतलब त्वरण जीरो है। ठीक है, तो एक समान चाल मतलब त्वरण शून्य, असमान त्वरण या फिर समान त्वरण, दोनों असमान चाल में जाएंगे। इतनी बात समझ में आई या नहीं, कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, समझाऊँ इसमें या रहने दूँ, समझ आ गया। एक समान त्वरण मतलब जैसे अगर मैं कहूँ एक 1 PM पर मेरी चाल है मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 3 बजे धीमे धीमे करके बढ़ाई मैंने स्पीड अपनी, एकदम से नहीं बढ़ेगी। 3 बजे मेरी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 बजे मेरी स्पीड है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। किस में जाएगा ये, इसमें हैं, असमान त्वरण में। नहीं, समान त्वरण। यहाँ पर त्वरण कितना है, 1 PM से 3 PM कितने घंटे, 2 घंटे में कितनी चाल बढ़ी, 10। अच्छा 10 घंटे में 2 चाल बढ़ी, ठीक है, कितनी 10, 2 घंटे में 10। ठीक है, यहाँ पर 1 घंटे में कितनी बढ़ी, सही बात है कि नहीं है। नहीं बात समझ में आई, दोबारा से ध्यान से सुनना मेरी बात को। 1 बजे से 3 बजे के बीच में त्वरण कितना है, 2 नहीं 5। अरे यार एक त्वरण का फॉर्मूला, चलो त्वरण फॉर्मूले से बाद में करेंगे। 2 घंटे में अगर 10 स्पीड बढ़ रही तो 1 घंटे में कितनी बढ़ रही होगी, तो यही तो त्वरण है, इसी को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है 60, u पहले कितनी थी 50, समय कितना 2 घंटे, समय 2 घंटे तो कितना आया 5, यूनिट आ गई किलोमीटर प्रति घंटे का स्क्वायर। ठीक है, ये है त्वरण, समझ रहे हो कि नहीं। तो त्वरण कितना है यहाँ पर 5 है, मतलब ये कह सकते हैं त्वरण का मतलब है 1 घंटे या 1 सेकंड में या 1 मिनट में कितनी स्पीड बढ़ रही है। तो 2 घंटे में अगर 10 बढ़ रही है तो 1 घंटे में 5 बढ़ रही होगी, यही त्वरण है। फॉर्मूले तो बात की बात है, फॉर्मूला बात की बात है, पहले कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा आपको। 2 घंटे में अगर 10 बढ़ रहा है तो 1 घंटे में 5 बढ़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 घंटे में कितनी बढ़ी है, तो यही त्वरण है। यहाँ तो 1 घंटे ही है, डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं है, टाइम ही 1 घंटा है। तो यहाँ पर भी कितनी 5, तो यहाँ पर भी त्वरण 5 है और यहाँ पर भी त्वरण 5 ही है। समझ गया कि नहीं, वहाँ घंटे 2 थे अंतर। तो ये केस में जाएगा एक समान त्वरण में जाएगा, ये वाला जो केस है ये पूरा जाएगा एक समान त्वरण, त्वरण बराबर है दोनों केसेस में। समझ गए नहीं समझ गए। ठीक है, किस में जाएगा, एक समान चाल में, असमान चाल में, असमान चाल। वो तो मैंने पहले ही बता दिया, जो एक समान त्वरण होता है असमान चाल में जाता है। ये क्यों जाता है असमान चाल में, चाल तो बदल रही है ना भाई, 50 से 60 हो गई, 60 से 65 हो गई, चाल तो बदल रही है, तो असमान चाल में जाएगा। हाँ, त्वरण अगर है तो असमान चाल है, त्वरण अगर है इसका मतलब चाल बदल रही है तो असमान चाल में ही जाएगा। त्वरण शून्य होना चाहिए समान चाल की। तो समझ पाया कि नहीं समझ पाया क्या बता रहा हूं मैं। हाँ पूरा एक केस है पूरा, ये किसका केस है, ये असमान चाल का केस है या फिर एक समान त्वरण का केस है। एक समान त्वरण का ही तो केस है, ये त्वरण एक समान है, चाल तो समान होगी क्योंकि चाल तो बदल ही रही है। समझ गए नहीं, नोट कर रहे हो तो कर लो फटाफट। बच्चों बहुत ध्यान से एक बात सुनना, बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन गलत करवा सकता है क्वेश्चन। मेरी स्पीड अभी मान लो कितनी है 50, मेरी स्पीड हो गई 40 5 सेकंड के बाद, सही है। तो मुझे निकालना है त्वरण। मैंने त्वरण निकाला a बराबर अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक डिवाइड बाई समय। 40 में से 50 गई तो 10 डिवाइड बाई 5, 5 से इसको भाग किया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपसे पूछा गया है त्वरण,
कितना है इसमें, आपसे क्या पूछा गया, त्वरण। तो आपका आंसर होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही बात है। अगर आपसे पूछा गया मंदन कितना है इसमें, क्या पूछा गया, मंदन त्वरण का उल्टा, त्वरण मतलब स्पीड बढ़ना, मंदन मतलब स्पीड घटना। अगर आपसे मंदन पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, अब माइनस नहीं लगाओगे, मंदन का मतलब ही है घटना। जब वर्ड ही उसने मंदन यूज कर लिया तो माइनस लगाने की आवश्यकता, अगर त्वरण जब पूछ रहा है तो माइनस लगाना पड़ेगा। त्वरण का मतलब है स्पीड बढ़ना, तो हम माइनस लगा के बता रहे हैं कि बढ़ नहीं रही, एक्चुअल में घट रही है। माइनस साइन का बता रहा है कि घट रही है, और जब मंदन ही बोल दिया तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए, नहीं समझ गए? हाँ बिल्कुल पूछ सकता है, मंदन भाई, मंदन का मतलब ही घटना, तो माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है। 2 मीटर पर सेकंड मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्पीड घट रही है, हर सेकंड में 2 मीटर घटती है स्पीड, 2 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन में नहीं लगाएगा, ठीक है, लगाना नहीं है। अब बच्चों जो मैं समझाने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, कन्फ्यूजन हो सकती है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डाउट हो तुरंत पूछोगे आप, ठीक है। समय है यहाँ पर दूरी और विस्थापन है। एक्स अक्ष पे मैंने क्या लिया है, समय, और वाई अक्ष पे दूरी और विस्थापन। एक्स अक्ष पे हमेशा समय लिया जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी लाइन कर देता हूँ तो किस चीज़ को शो कर रहा है, और मैं यहाँ पर एक ऐसी लाइन कर दे रहा हूँ, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये कैसी गति है। जितनी मैंने लिखाई थी, एक समान गति, असमान गति, एक समान चाल, असमान चाल, वो तो एक ही बात है। ध्यान है, भी थोड़ा लिखवाया था मैंने। अरे यार क्या कर रहे हो, एक समान गति या एक समान चाल एक ही बात है, एक असमान गति या असमान चाल एक ही बात है। ध्यान है, लिखवाया था अभी पीछे, चेक कर सकते हो आप। उसके बाद मैंने लिखवाया एक शून्य त्वरण, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, ठीक है ना। इन्हीं में से आपको बताना है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, इसमें बताना है आपको एक समान गति या असमान गति। त्वरण को तो छोड़ो, एक समान गति या असमान गति, इतना बता दो। एक समान गति, चलो ठीक है, देखते हैं। इसमें बताओ एक समान गति या असमान गति। असमान है इसमें, इसमें एक समान है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर मैंने दूरी या विस्थापन कुछ भी हो सकता है, या दूरी विस्थापन, या चाल और वेग वाली समझाऊंगा, या चेल और वेग वाली समझाऊंगा। एक और ले रहा हूँ मैं, तब मज़ा आएगा। जल्दी से देखो आप, ये समय है, इस पर वही दूरी और विस्थापन, दूरी ऑब्लिक विस्थापन। गंदा राइटिंग है, एडजस्ट कर लेना भाई। तो अब ये क्या है, ये असमान है। ये असमान गति है। त्वरण की चलो बात ही नहीं कर रहा मैं, उसी बात कर रहा हूँ, एक समान और असमान गति की बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो असमान गति एक समान गति है, असमान गति एक समान गति है, हाँ, असमान गति एक समान गति है। ये भी एक समान, ये भी एक समान, ये असमान है। चलो सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। ये समय है, समय आगे बढ़ रहा है, समय कभी रुका नहीं है, किसी का इंतजार नहीं किया समय ने, समय बढ़ता रहता है आगे। ये समय आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और ये क्या है, दूरी या विस्थापन, मतलब इस पर कुछ नंबर ले लो चाहो तो, 1 2 3 4 5, मतलब किसी बिंदु से, जैसे कोई बिंदु है, यहाँ से दूरी है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। तो दूरी कितनी है, 5 है। समय बढ़ रहा है, दूरी नहीं बढ़ रही। दूरी तो 5 के सामने ही रह रही है, दूरी ऊपर नीचे जा ही नहीं रही। ये ग्राफ जब ऊपर नीचे जाएगा, ग्राफ जब ये लाइन ऊपर नीचे जाती तब तो कहते दूरी या विस्थापन बढ़ रहा है। समझ रहे हो ना, ये ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा, तो हम ये एक्चुअल में विस्थापन हो ही नहीं रहा, बढ़ ही नहीं रही, ऑब्जेक्ट आगे स्थिर बिंदु है। ये स्थिर मतलब वस्तु रुकी हुई है ना, आगे पीछे कहीं नहीं जा रही। इसमें आ जाओ,
अरे रुक तो जाओ, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इधर भी लिख लो चाहो तो, वैसे आवश्यकता है नहीं, आपको ऐसे ही समझ जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक जितनी यहाँ पर 1 सेकंड में इतनी इतनी बढ़ी है दूरी, फिर अगले सेकंड में फिर उतनी बढ़ी, फिर अगले सेकंड में फिर उतनी बढ़ी, तो दूरी बढ़ रही है लेकिन समान तरीके से, तो ये एक समान चाल है, ये एक समान चाल है ये। अब यहाँ पर पहले 1 सेकंड में तो दूरी बढ़ी नहीं, खिसका ही नहीं, ऊपर हल्का सा गया है, फिर 2 सेकंड में फिर थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पर तो देखो कितनी जल्दी ऊपर भाग रहा है, ठीक है, ये असमान गति है। कैसी है? असमान गति, समझ गए? ये स्थिर बिंदु था, ये एक समान गति, वो असमान गति, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इधर आ जाओ समय और चाल। अच्छा, ये दूरी विस्थापन, एक केस बताऊंगा, चलो पहले ऐसे ही समझ लो। दूरी विस्थापन लगभग एक ही चीज़ है जब तक कि मतलब एक ही दिशा में चल रहा है। अब जब वापस घूम के ना आ जाए, जैसे अगर कोई वस्तु घूम नहीं रही तब तो दूरी विस्थापन में कोई फर्क नहीं है, अगर कोई वस्तु यूं करके चलती चली जा रही है, दूरी विस्थापन एक ही चीज़ है। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो रहने दो इसको। इधर आते हैं अब हम, इसमें बताओ अब ये समय है, ये चाल या वेग है, चाल या फिर वेग। बता दो भाई साहब, क्या है ये? एक समान गति, असमान गति, बीच वाला एक समान गति है, ये एक समान गति है, और ये बिल्कुल सही बताया इस बार, ये चाल और वेग है। इसका मतलब चाल नहीं बदल रही इस बार, वस्तु चल तो रही है, चाल फिक्स है। इस बार चाल है ना इस वाले अक्ष पे, तो चाल मान लो अगर यहाँ पर 10 है तो चाल 10 ही रहेगी, 10 की स्पीड से चल रही है वस्तु लगातार, चाल 10 के सामने ही है, चाल ऊपर नीचे नहीं हो रही, तो एक समान गति है। कैसी है? एक समान। यहां पर देखो, यह चाल बदल रही है, चाल बदल रही है। अगर चाल देखो यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर चाल फिर ऊपर चलेगी, फिर और ऊपर चलेगी, समय के अनुसार समय जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे चाल भी आगे बढ़ रही है, ऊपर जा रहा है ना ग्राफ, लाल वाली लाइन। तो ये कैसी है? असमान गति है। कैसी है? असमान गति, क्योंकि चाल बढ़ रही है। हाँ बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो क्या है, वेग बदल नहीं रहा, बदल नहीं रहा मतलब 10 की स्पीड है, 10 ही की स्पीड चल रही है गाड़ी, ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है ये चाल। अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर ले लो, मान लो 4 सेकंड है यहाँ, तो यहाँ पर अगर ग्राफ को देखोगे तो यहाँ पर इसका चाल कितना है, ये मान लो 10 है यहाँ पर। फिर थोड़ी देर बाद 6 पे देखो, 6 पे देखोगे तो चाल कितनी हो गई इसकी, 20 हो गई। तो चाल बदल रही है भाई इस बार। तो चाल अगर बदल रही है तो एक समान गति कहाँ हो गई, असमान हो गई इतनी। तो चाल अगर बदल रही है तो असमान गति हो गई, लेकिन इस वाले स्ट्रेट लाइन का मतलब एक समान त्वरण है। यहाँ पर क्या है, एक समान त्वरण। त्वरण बराबर बराबर बढ़ रहा है, कम ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, एक समान त्वरण। त्वरण एक समान है इसमें, समझ गए? असमान गति है लेकिन त्वरण एक समान है। यहाँ पर असमान गति तो जाहिर सी बात है, गति तो असमान ही है आपकी, असमान गति है, उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। और त्वरण भी असमान है, असमान भी क्या है, त्वरण भी असमान है। कम पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, फिर ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर त्वरण असमान है, त्वरण असमान का मतलब कभी स्पीड कम, फिर कभी ज़्यादा, कभी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रही है, कभी कम कम बढ़ रही है, तो त्वरण असमान हो गया। और गति तो फिर असमान हो ही जाएगी, जब त्वरण है तो, त्वरण है तो गति तो असमान तो हो ही जाएगी। क्या है, सारे केस समझ पाए आप? हाँ, कन्फ्यूजन तो नहीं है? इन दोनों में डाउट आ रहा होगा। ये स्थिर बिंदु भाई, यहाँ विस्थापन है इस बार एक्सिस पे, यहाँ चाल और वेग है। यहाँ पर ये क्या कह रहा था, इसमें क्या था, दूरी और विस्थापन था। दूरी विस्थापन बदल ही नहीं रहा, 5 का 5 ही है। जब कोई वस्तु 5 की दूरी पर है और यहाँ से पास या कमी नहीं आ रही,
इस बिंदु से अगर देख रहे हैं तो इतनी दूरी पर है, तो स्थिर बिंदु हो गया ये वाला, आगे पीछे जा ही नहीं रहा, विस्थापन बराबर है। यहाँ पर वेग बराबर है, यहाँ पर इस वाली एक्सिस पे क्या है, वेग है, वेग बराबर है, वेग 10 का 10 ही रह रहा है, 10 का 10 रह रहा है, मतलब कि चाल 10 की 10 है, बढ़ तो रहा है वस्तु लेकिन 10 की चाल से जा रही है, वस्तु इधर ही जा रही है, 10 की चाल से जा रही है। तो हाँ, किधर ऊपर जा रही, जा नहीं रही, ये विस्थापन फिक्स है, ये यहाँ पर अगर देख पा रहे हो ये दूरी, ये वाला इस बार दूरी और विस्थापन है, और विस्थापन फिक्स है 5 है, 5 ऊपर नीचे नहीं जा रहा, ये ऊपर जाता अगर ये 6, अगर ये ग्राफ ऊपर जाता तो कहते थे विस्थापन 5 से 6 हो गया, मतलब वस्तु आगे बढ़ गई। यहाँ पर विस्थापन चाहे कहीं पर भी समय कितना भी बढ़ा लो, विस्थापन नहीं बदल रहा, मतलब स्थिर बिंदु है, वस्तु आगे पीछे नहीं जा रही। समझ पा रहे हो कि नहीं, 100% समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर वेग है, ये वेग का मतलब वेग 10 है, फिक्स है वेग 10 के सामने अगर है तो वेग फिक्स है, 10 है, 10 ही है, मतलब वस्तु चल तो रही है लेकिन 10 के वेग से चल रही है, वेग कम ज़्यादा नहीं हो रहा। इस बार इस वाले एक्सिस में चाल और वेग लिया है मैंने, समझ रहे हो मेरी बात को, ये वाला ये यहाँ पर तो त्वरण भी असमान है, चाल वेग का मतलब क्या है, चाल बदल तो रही है चाल, वो भी यहाँ पर देखो चाल कितनी कम बदली है, समय इतना बदल गया, चाल सिर्फ थोड़ी सी ऊपर उठ पाई है। यहाँ पर इतने ही समय, जितना समय है उतने ही समय में चाल कितनी ऊपर बढ़ गई, और यहाँ उतने ही समय में चाल देखो कितना अंतर आ गया, ऊंचाई देखो यहाँ से यहाँ तक तय कर ली, यहाँ से यहाँ तक इतना ऊंचा बढ़ गया, इतनी चाल बढ़ गई। यहाँ पर इतने ही समय में यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत थोड़ी बढ़ पाई थी, तो यहाँ पर चाल धीमे धीमे करके बदल रही है, चाल बदल रही है, चाल बढ़ रही है, जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है बाद में, तो त्वरण असमान है, त्वरण कभी यहाँ कम है त्वरण, यहाँ आगे जाके ज़्यादा त्वरण है, तो असमान त्वरण है, असमान गति तो है ही है। समझ पाए नहीं समझ पाए आप बात को, हाँ क्लियर है बिल्कुल, अच्छे से आगे बढ़ूँ, हाँ अगर आप ग्राफ से समझ पाए हो तो मैं आपसे एक चीज़ पूछूं तो शायद आप मुझे बता पाओ, क्या ऐसा ग्राफ संभव है? संभव नहीं है, पक्की बात है, ये विस्थापन के लिए संभव नहीं है, नहीं विस्थापन के लिए ही संभव है, दूरी के लिए संभव नहीं है। पूछो कैसे, मैं अगर यहाँ से विस्थापन को मिटा दूँ तब ये ग्राफ संभव नहीं है। पूछो कैसे, अगर कोई वस्तु चल रही है दूरी कम हो सकती है क्या, मतलब वो एक बार 10 किलोमीटर चल गया, कोई तो चल गया वो 10 किलोमीटर, अब वो कम नहीं हो सकता, उस जो चल गया उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं चला, दूरी वो 10 किलोमीटर चल चुका है, दूरी कभी भी कम नहीं हो सकती, ना ही नेगेटिव में आ सकती, जितनी चल गई वो तो चल गई। ये कह रहा है समय बढ़ रहा है और दूरी घट रही है। अब ये मैं सोच लेना बीच की दूरी, कोई दो वस्तुओं उनके बीच की दूरी घट रही है, वो वाली बीच की दूरी नहीं, यहाँ पर दूरी का मतलब कोई वस्तु जो चल रही है वो कितना चल चुकी है वो दूरी। तो मैं अगर 10 किलोमीटर चल गया, अभी मैं 10 किलोमीटर चल चुका हूँ 1 बजे, ठीक है, 2 बजे मैं कहूँ कि मैं 9 किलोमीटर चला हूँ, ऐसा कह सकता हूँ? नहीं, जब 1 बजे तक 10 किलोमीटर चल चुका था तो एक किलोमीटर कम कैसे कह सकता हूँ, वो ज़्यादा ही चल सकता हूँ, कम नहीं, 1 घंटे और में। समय बढ़ने के साथ साथ मेरी जो दूरी है, ऐसे समझ लो समय बढ़ने के साथ साथ मेरी उम्र कम हो सकती है क्या? आज मैं मान लो 28 साल का हूँ, अगले 2 साल बाद 25 साल का हो जाऊँगा क्या? नहीं, बढ़ूंगा ही। तो समय के साथ साथ दूरी बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। विस्थापन घट सकता है, विस्थापन का मतलब तो बीच की दूरी, विस्थापन घट सकता है, तो घट ही तो रही है, समय बढ़ रहा है और दूरी नीचे, वैल्यू कम हो रही है। देखो ग्राफ समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे आप? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है मान लो, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ग्राफ नीचे आ रहा है, 7 से 3 पे आ गया, दूरी कम नहीं हो सकती भाई समय बढ़ने के साथ, विस्थापन हो सकता है, अगर विस्थापन होता तब चल जाता। क्या आप बात समझ पाए मेरी? तो मैंने ग्राफ से रिलेटेड बहुत छोटी छोटी गहरी गहरी आपको बातें समझा दी। अब इससे क्वेश्चन क्योंकि एक आता है ग्राफ से, तो अब कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अब बहुत इतना ही काफ़ी है, समझ में आ गया ये? ठीक है। एक बच्चों, अच्छा अब जल्दी ध्यान से समझना मेरी बात को, आप जो पढ़ोगे, आपका जो सिलेबस है उसमें
असमान त्वरण नहीं है। आपको कहाँ तक पढ़ना है? एक समान त्वरण। अभी मैंने क्या बताया? एक समान चाल, असमान चाल। असमान चाल का मतलब एक समान त्वरण भी कह सकते हैं। तो एक समान त्वरण ही पढ़ना है आपको, असमान त्वरण नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। त्वरण अगर बदल रहा है एक समान रूप से तब तो पढ़ना है, अगर असमान रूप से बदल रहा है त्वरण तो उसके लिए आपके लिए अभी वो सारे चीज़ें नहीं हैं। तो बहुत ध्यान से समझोगे। एक कंसेप्ट है औसत वेग, इसको लिख लो पहले, फिर मैं समीकरण कराऊंगा। औसत वेग, औसत वेग बराबर क्या होता है? प्रारंभिक अंतिम वेग या फिर प्रारंभिक वेग प्लस डिवाइड बाई 2। प्रारंभिक वेग अंतिम वेग दोनों को जोड़ दो, डिवाइड बाई 2। क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है, ठीक है, अभी उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड बाद स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। क्या 4? दो चीजें पूछ रहा हूं मैं इसमें, एक तो औसत वेग बता दो और त्वरण बता दो कितना है। और त्वरण, औसत वेग कितना है? प्रारंभिक प्लस अंतिम दोनों को जोड़ दो, 10 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 40/2 20। किसने बताया था 20? इसकी मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड, वेग का ही होगा। त्वरण, त्वरण कितना हो जाएगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइड बाई समय 10। तो 20 डिवाइड बाई 2 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट में गलती करा देगा आपसे, सेम दिएगा 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ गए? तो 2 मीटर पर, हाँ, औसत वेग था, वेग किसमें? मीटर पर सेकंड में, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो का त्वरण है इसमें, 2 स्पीड बढ़ रही है और औसत वेग 20 है। समझ गए ये वाली चीज़? ठीक है बच्चों, आगे क्या समझना है? एक समान त्वरित गति के समीकरण, 3 समीकरण है, आपको शायद ध्यान भी होगा, 10th में भी जरूरत पड़ती है इनकी। पहला बराबर है v बराबर u प्लस ए टी। पता है आपको ये कहाँ से आया? ये त्वरण के फॉर्मूले से आया। ये त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ऐसे ही तो निकलता है त्वरण। टी को इधर ले जाएंगे, ए टी हो जाएगा v माइनस यू, यू को इधर ले आओ, u प्लस ए टी हो जाएगा और v उधर ही रह जाएगा। तो v बराबर क्या आ गया? u प्लस ए टी। पहला समीकरण बन गया ये, तो यहीं से आया है। दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है, बता रहा हूँ, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर बाकी चीज़ें, v क्या है? v क्या है? अंतिम वेग, अंतिम वेग। u क्या है? u है प्रारंभिक वेग। a क्या है? त्वरण। t तो समय आपको पता ही है, लिख नहीं रहा मैं। s क्या है? विस्थापन। कोई वस्तु चलेगी तो विस्थापन तो होगा ही ना। हाँ, u तो हो ही गया, a हो ही गया, t हो ही गया, v हो, सारे हो गए। तो ये सारी चीजें हैं। t को t लिख लो समय। तो ये 3 समीकरण है। इन्हीं तीनों समीकरण से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, एक पेपर में आएगा ही आएगा, आपको समझना पड़ेगा। इन तीनों क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल तो बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट पार्ट खत्म हो गया। कंसेप्ट सारे मैंने समझा दिए, थ्योरेटिकल पार्ट सारा पोर्शन खत्म हो गया। अब हमको करने क्वेश्चन आंसर। आप पढ़ते जाओ अपनी बुक में फटाफट कंसेप्टम से ही सारे क्वेश्चन पढ़ लो, जितने भी। अगर जो नहीं आते वो मैं बता देता हूँ तो खत्म हो जाएगा ये वाला। बाकी मैं देख लूँगा कोई क्वेश्चन बताने लायक है तो। अब बच्चों ध्यान से सुनो, ये तो है ए, ठीक है। अब अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पे गति कर रही है, किस पे?
वृत्तीय पथ पर इसकी त्रिज्या r मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। त्वरण कैसी राशि है? ये तो रही गया हमारा भी। त्वरण एक सदिश राशि है। कैसी है? सदिश। ठीक है, मतलब इसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है और परिमाण की आवश्यकता भी होती है। दिशा भी बतानी पड़ेगी कि किस दिशा में कितना त्वरण है, त्वरण बढ़ रहा है, घट रहा है, और किस दिशा में है। ठीक है, समझ रहे हो? अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर कोई वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रही है, तो क्या इस गति को हम एक समान गति कहेंगे? एक चाल कैसी है? एक समान है इसकी, मतलब ऐसे चल रही है। हर चाल समान, मतलब समझ गए होगे चाल समान का क्या मतलब है? एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। तो क्या इसका वेग भी समान ही होगा? कंसेप्ट तो बताया मैंने, चाल और वेग में अंतर बताया था। स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में चाल वेग में क्या अंतर बताया मैंने? चाल और वेग में क्या अंतर है? दूरी विस्थापन में क्या अंतर है? सदिश और अदिश का। ठीक है, और चाल और वेग में? ठीक है, आपने अदिश सदिश बता दिया। ये अदिश है, ये सदिश है। ये दूरी बटे समय है, ये विस्थापन बटे समय है। ठीक है, अगर कोई वस्तु यहां से लेके घूम के पूरी यहां तक आ गई, एक समान चाल है इसकी। ठीक है, एक समान चाल से पूरी घूम के आ गई 10 सेकंड में, तो वेग कितना होगा? अगर इसकी चाल है, मान लो कितनी, मैं बता दूं, 10 मीटर पर सेकंड है। 10 मीटर पर सेकंड से घूम के यहीं आ गई, तो वेग कितना हुआ इसका? वेग तो जीरो होगा, विस्थापन क्योंकि जीरो है। विस्थापन जीरो है तो वेग जीरो होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको? ठीक है, क्या इसको एक समान गति कहा जा सकता है? जब कोई एक समान चाल से ऐसे घूम रहा है तो इसको एक समान गति कह सकते हैं? नहीं। एक समान गति का मतलब है कि उसकी चाल या वेग नियत रहना चाहिए, चाल वेग बदलना नहीं चाहिए। इसका वेग बदल रहा है, या यहाँ पर जितना वेग है उतना ही यहाँ पर है, या अलग है? अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है, ये वस्तु है कोई कितने से? 10 मीटर पर सेकंड की। ध्यान से समझ लेना, इसको हटा दो। 10 मीटर हर सेकंड में 10 मीटर चलता है, तो क्या इसका वेग यहाँ पर और यहाँ पर समान होगा? नहीं होगा। यहाँ पर जो इसका वेग है ना, वेग तो चाल तो चलो 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी चाल 10 है और यहाँ पर भी चाल 10 है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी गति है वो ये मानी जाएगी कि इस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इसकी गति ये मानी जाएगी इस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो ना? जब ऐसे अगर कोई वस्तु यूं करके चल रही है तो यहाँ पे माना जाएगा कि इधर जा रही है, यहाँ पे माना जाएगा इधर जा रही है। तो यहाँ पे दिशा कुछ और है, यहाँ पर दिशा कुछ और है। तो चाल भले ही समान हो लेकिन वेग अलग अलग होंगे। अगर कोई वृत्तीय पथ पे एक समान चाल से गति कर रहा है, कोई वस्तु वृत्तीय पथ पे एक समान चाल से गति कर रहा है, तो उसका वेग अलग अलग होगा। हाँ, वो अगर भुजा चेंज कर देगा तो। समझ गए नहीं समझ गए बात को? ठीक है, तो इसको एक समान गति नहीं कहते हैं। अगर कोई वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है समान चाल से, तो उसको एक समान गति नहीं कहा जाता है, असमान गति कहा जाएगा, क्योंकि वेग बदल रहा है। समझ गए इतनी बात को? हाँ हाँ, वेग समान कब होते हैं? अगर जैसे कोई वस्तु ऐसे चल रही है, दूसरी भी ऐसी चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है, और दिशा भी दोनों की समान है, तो वेग समान हो जाएंगे। हैं, दिशा भी समान होनी चाहिए। परिमाण तो समान है, साथ के साथ में दिशा भी अगर समान है तो वेग समान माने जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? इतनी बात समझ गए होगे तो एक कंसेप्ट तो ये वृत्तीय पथ वाला हो गया। एक कंसेप्ट और रह गया है, वैसे तो छोटे छोटे आते रहेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट और समझो, इसका मुझे क्षेत्रफल बताओ कितना होता है आयत का? सबको पता है ये क्षेत्रफल A बराबर कितना होता है? L इंटू, आप सोच रहे होगे ये पता नहीं क्या बता रहा हूँ मैं, आयत कहाँ से आ गया बीच में? हाँ, तो बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। आपने पढ़ा है बच्चों, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन समय टाइम। स्पीड बराबर, या फिर v लिख लो, वेलोसिटी बराबर वेग बराबर
विस्थापन बटे समय, सही बात है, यही होता है। अगर मैं इस टी को इधर ले आऊँ गुणा करके, टी को इधर ले आऊँ तो डी इधर रह जाएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ? तो अगर कोई एक आयत हो जिसकी एक भुजा ये v ले ली जाए और एक भुजा समय ले ली जाए, एक भुजा v ले ली जाए और एक भुजा समय ले ली जाए, इन दोनों को अगर गुणा कर दे तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो किसको दर्शाएगा? विस्थापन को। भाई अभी बताया हमने क्षेत्रफल ए क्या होता है? इन दोनों का गुणनफल। ये क्या है? इन दोनों का कहाँ होता है? यहाँ पर होता है। इन दोनों की गुणा करने से, इन दोनों की गुणा करने से ये मिलता है मुझे, ये मतलब क्षेत्रफल। इन दोनों की गुणा करने से मुझे क्या मिलेगा? ये मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हल्का हल्का समझ पाएगा नहीं? इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जो मैं आपके बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझोगे। एक मैंने ग्राफ बनाया है, यहाँ पर ये क्या है? समय। इधर क्या है? समय, किस में? सेकंड में। इधर क्या है? वेग, किस में? मीटर पर सेकंड में। सही है। ग्राफ क्या बता रहा है? ग्राफ देख के ग्राफ पढ़ पा रहे हो आप? स्टार्टिंग में जब समय 0 है, मतलब किसी समय से जब जस्ट देखना शुरू किया है उस टाइम पे इसकी वेग कितना है? 20 है। अगले 2 सेकंड बाद इसका वेग 40 हो गया, ठीक है। फिर 3 सेकंड तक, अगले 3 सेकंड तक, 5 सेकंड तक वेग 40 ही रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वेग घटना शुरू हो गया, अगले 1 2 3 अगले 3 सेकंड में वेग 0 हो गया है। समझ गए? यहाँ बिंदु दे रखे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर वैसे एक्चुअली जो है 24 है, अब ये बुक है 24 है। तो अब ये बिंदु उसने ए माना है, ये बिंदु बी माना है, ये सी माना है और ये डी माना है। उसने पूछा तो सिर्फ इतना कि सी पर वेग कितना है वस्तु का, बिंदु सी पर वस्तु का वेग कितना है? हाँ, सी पर, हाँ सी पर वस्तु का वेग कितना है? वेग पूछ रहा हूं, वेग सी बिंदु पे। अरे भाई वेग दे तो इस अक्ष पे वेग ही तो दे रखा है, तो सोचना क्या है? बस ये देखो सी पे किसके सामने पड़ रहा है? सी पर ये 40 के सामने पड़ रहा है, तो सी पर इसका वेग 40 मीटर पर सेकंड हो गया। इसमें सोचने वाली क्या बात है? बस यही आंसर है वैसे तो जो किताब में दे रखा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन दूसरा है। मेरा क्वेश्चन इसी सवाल में क्या है, मुझे ये पता करना है 8 सेकंड ही तो है, 8 सेकंड में इसने दूरी कितनी तय की है? वेग असमान है, वेग असमान है लेकिन त्वरण एक समान है। त्वरण यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन एक समान है, ये भी त्वरण एक समान है, यहाँ पर तो त्वरण शून्य है क्योंकि वेग नहीं बढ़ रहा ना, वेग कम ज़्यादा नहीं हुआ पी से सी तक, तो त्वरण कितना है? शून्य। यहाँ त्वरण है, यहाँ मंदन है, मंदन त्वरण शून्य, शून्य त्वरण, ठीक है, सही बात है। मैं पूछ रहा हूँ 0 से 8 सेकंड में इसने दूरी कितनी तय की है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया? दूरी या फिर विस्थापन क्या होता है? वेग गुणा समय। ये समय है, ये वेग है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा पूरा ये वाला, ये क्या है? दूरी है। ये पूरा क्षेत्रफल क्या है? दूरी। ये वाला क्षेत्रफल तो बहुत आसानी से निकाल लोगे आप। कितना हो जाएगा? 3 ये, और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक? 40। तो पहले मैं निकाल दे रहा हूँ क्षेत्रफल, कौन सा वाला? BC वाला। BC वाला क्षेत्रफल कितना होगा? 40 गुणा 3, समय तो 3 है, 1 2 3, 120, क्षेत्रफल 120 आया। अब हमें निकालना ये वाला क्षेत्रफल A से B, मतलब ये पूरा, ये क्षेत्रफल A से B। ध्यान से देखते रहना इधर। तो कैसे निकलेगा ये क्षेत्रफल? बहुत ध्यान से जानना। यहाँ से ऊपर तो ये त्रिभुज बन रहा है, दिख रहा है ये? यहाँ से ऊपर ये त्रिभुज बन रहा है और नीचे आयत बन रहा है। तो AB का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत में तो ये 20 है, ये 2 है, तो 2 गुणा 20 प्लस ये क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? 2। ऊंचाई कितनी है? 20 से 40 20।
2 बार पूरा कट गया ये 40 और ये 20 60। तो ये वाली कितनी आ गई, ये वाले क्षेत्रफल 60 आ गया, ये वाला पूरा ये 120 आ गया, ये रह गया। ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है ना, क्षेत्रफल CD। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है 3, ऊंचाई कितनी है 40, 2 से कटेगा 20 बार, 20 तिया 60। तो ये टोटल क्षेत्रफल कितना आ गया, टोटल क्षेत्रफल आ गया संपूर्ण क्षेत्रफल 240। यही दूरी है, दूरी या विस्थापन, दूरी लिखो विस्थापन नहीं। तो दूरी कितनी तय की इसने, दूरी कितनी तय की इसने, टोटल ये सब कितना हो गया 240 ही हो गया। क्या मात्रक क्या आएगा, मीटर, क्योंकि मीटर पर सेकंड में है ना ये, तो मीटर। तो दूरी आ गई 204। क्या ये वाला कंसेप्ट आप समझ पाए? हाँ भाई, मैंने क्या बताया, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर हमने ये वाला फॉर्मूला देखा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, इसको टी को मैं इधर ले आया, टी को मैं इधर, तो दूरी क्या होती है वेग गुणा समय। मतलब अगर ये वेग है, ये समय, या फिर ये समय है और ये वेग है, तो जो क्षेत्रफल होगा वो क्या देगा, दूरी देगा। विस्थापन को एस से डिनोट करते हैं, एस से कर लो चाहो तो आप, ठीक है। ठीक है, वैसे होता डिस्प्लेसमेंट डी है। तो ये समझ में आया कि नहीं ये वाला सवाल? तो इस तरीके का क्वेश्चन ही बन सकता है, पता नहीं आपके बुक में होगा कि नहीं होगा इस तरीके का। तो अगर दूरी पूछ रहा हो और समय और वेग में ग्राफ दे रखा हो, समय और वेग में अगर ग्राफ दे रखा है, तो आपको क्षेत्रफल निकाल देना है। जैसे ही क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको क्या पता चल जाएगी, दूरी पता चल जाएगी। कैसे लगा दोगे डायरेक्ट दूरी का सूत्र, कौन सा लगाओगे बता? चाल बराबर दूरी बटे समय। ये जो फॉर्मूला होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है एक समान चाल के लिए। किसके लिए होता है ये फॉर्मूला? यहाँ साल एक समान थोड़े ना है, यहाँ से यहाँ तक निकाल सकते थे, एक समान चाल है 40, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, निकाले भी हमने ये 120। लेकिन यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो वेग बढ़ रहा है, चाल बढ़ रही है भाई। दूरी के फॉर्मूला क्या है, चाल गुणा समय हो जाएगा। चाल लेकिन एक जैसी तो तभी तो चाल की वैल्यू रखोगे। यहाँ पे चाल 40 से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो चाल बढ़ रही है, 20 से 40 हो गई, यहाँ तो चाल घट रही है, 40 से 20 हो गई, 0 हो गई। तो ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा अगर चाल बदल रही है तब। समझ पाए नहीं समझ पाए? ठीक है, तो ये क्षेत्रफल से बहुत आसानी से निकाली जा सकती है दूरी। क्या आपको बात समझ में आई? या फिर दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था वो फॉर्मूले लगा लो जो भी मैंने बताए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे निकाल लेते। यहाँ से यहाँ तक की तो बहुत आसान है, इस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगी, वो चाल बदल नहीं रही। यहाँ से यहाँ तक चाल बदल नहीं, इस वाले फॉर्मूले से दूरी निकाल लोगे, चाल की वैल्यू रख दो 40, समय की वैल्यू रख दो कितनी 3, तो ये दूरी आ जाएगी। यहाँ पे कैसे निकलेगी दूरी, ये निकलेगी एस की वैल्यू, यू कितना है 20, यू कितना है, समय कितना है 2 सेकंड, वो कितना है त्वरण, कितना है त्वरण ए, पता नहीं, त्वरण नहीं पता ना, वैसे तो निकल जाएगा, लेकिन इसको मत लगाओ, आप ये वाला लगा लो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें भी ए आएगा, ये तो इसमें भी आएगा ना, तो ए निकाल ही लो, फिर हटाओ। एक ए कैसे निकलेगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, v माइनस यू अपॉन टी, v कितना है 40, u कितना है 20, समय कितना है 2, क्या आएगा 20 बटे 2 10, तो त्वरण 10 का है, तो u की वैल्यू डालो कितनी 20, समय की वैल्यू 2, हाफ तो आप है, a की वैल्यू 10, t की वैल्यू 2, तो आपको ये दूरी मिल जाएगी। सेम यहाँ पर भी मिल जाएगी, u कितना है 40, v कितना है 0, v की जरूरत ही नहीं है वैसे, u 40, t कितना, समय कितना 3, a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, माइनस में आएगी यहाँ पर, और t 3। समझ पा रहे हो? तो इस फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है, क्षेत्रफल से ना निकालो तो क्षेत्रफल वाला, हाँ क्षेत्रफल निकाल दो, सीधी सीधी दूरी पता चल जाती है, वही मैंने बताया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए कॉन्सेप्ट को? ठीक है, हल्का फुल्का आपको हो सकता है डाउट हो कुछ जगह पर, लेकिन ज़्यादा हम टाइम नहीं दे सकते, जितना समझ में आ रहा है एक बार घर पे जाकर रिवाइज करो वीडियो से, क्षेत्रफल वाला समझ आ ही गया होगा। बाकी अभी इन वाली इक्वेशन पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाए हम, 1-2 क्वेश्चन देख लो इस वाले फॉर्मूले पे, मैं बताता हूँ कौन से।
देखो बच्चों, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक प्लेयर ने ऊपर की तरफ बॉल फेंकी, बॉल ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो इनमें से कौन सी कंडीशन, मैंने दो ही बनाई है, ज़्यादा बनाई नहीं है, कौन सी कंडीशन इस चीज़ को दर्शा रही है कि बॉल ऊपर जा रही है फिर नीचे आएगी? ये समय है, ये चाल है, ये ध्यान रखना, ये समय है, ये चाल है। इस अक्ष पे कौन सी कंडीशन प्रदर्शित करेगी इस चीज़ को? नीचे वाली। बताता ये बताओगे तुम कि बॉल ऊपर गई फिर नीचे आ गई, है ना? टप्पा होगा क्या? जब आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो बॉल, आपने बहुत सारी स्पीड से फेंकी है, उस टाइम पे चाल बहुत है, जब फेंकी जा रही है वो, आप यूँ फेंक रहे हो, उस टाइम पे चाल सबसे ज़्यादा है उसकी, धीमे धीमे करके ऊपर चाल घटती जा रही है उसकी। जब आपने हाथ से निकली है तब सबसे ज़्यादा चाल है, फिर धीमे धीमे चाल घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, ऊपर जाके जब रुक जाती है थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल चाल शून्य हो जाती है। फिर जब नीचे आती है चाल बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली बढ़ती चली जाती है, बढ़ती जाती है कि नहीं? तो देखो, जब स्टार्टिंग में फेंका 0 पर तो चाल कितनी है? ठीक है, चाल बहुत ज़्यादा है, चाल कम हो रही है, 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 चाल हो गई 0, चाल 0 हो गई। ठीक है, ऊपर जब रुक गई, थोड़ी देर के रुक जाती है ना, चाल 0, फिर नीचे आना शुरू करती है, जब नीचे आती है ना फिर चाल बढ़ती चली जाती है, फिर चाल बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। हाँ क्या? अरे उसने पकड़ ली, कैच कर लिया वापस, उसने ऊपर फेंकी फिर कैच कर लिया। यहाँ रुक जानी चाहिए। अरे यार ये जमीन नहीं है, ये चाल है इस तरफ, ये ऊंचाई नहीं है। आप इसको ऊंचाई मान रहे हो, ये ऊंचाई नहीं है, ये चाल है। समझ रहे हो मेरी बात को? आपके दिमाग में चल रहा है ये ऊंचाई है और ये समय है, ये चाल है भाई साहब। ठीक है, स्टार्टिंग में जब फेंका तो चाल बहुत है, ठीक है, ये स्टार्टिंग में जब फेंकी उसकी कंडीशन है, फिर चाल धीमी होती आ रही, 0 हो गई चाल, ऊपर जाके जब रुक जाती है थोड़ी देर के, चाल 0 हो गई कि नहीं होगी चाल? ठीक है, फिर नीचे आना शुरू हुई तो चाल बढ़ती चली जाती है, फिर हाथ में कैच कर लिया। ये जब हाथ में कैच करता है उस टाइम पे चाल बहुत होती है, जब कैच कर लेता है, जब कैच कर लेता है तो एकदम से चाल 0 हो जाती है, फिर जब कैच कर लिया फिर एकदम से खट से 0 हो जाएगा। ये वो दिखाया नहीं, ये कैच हो गया यहाँ पर। हाँ क्या? अरे यार तुम लोग समझ ही नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ ये चीज चाल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तुम इसको ऊंचाई से देख रहे हो कि ऊंचाई है, ये ऊंचाई मत देखो, इसके चाल है ये। जब वो कैच करेगा तो उसकी चाल कुछ होगी कि नहीं होगी? जब ऊपर से बॉल आ रही होगी, जब वो कैच कर रहा होगा उस टाइम पे उसकी चाल 0 होगी क्या? जब कैच करने से जस्ट पहले चाल होगी ना, इतनी चाल होगी, इतनी। कैच करने के बाद चाल 0 हो जाएगी। यूं फेंकी उसने ऊपर, आपकी समझ आया? नहीं आया? लड़का यहाँ कहीं लड़का है ही नहीं, वो ये खड़ा है, लड़का खड़ा है। ठीक है, दांत ना निकले बिल्कुल भी, ये लड़का खड़ा है। ठीक है, उसने बॉल ऊपर फेंकी बिल्कुल सीधी। जब उसने बॉल ऊपर फेंकी उस टाइम गति होगी बॉल में, बहुत तेज गति होगी, बहुत ज़्यादा गति होगी उस टाइम पे। इतनी गति है, इतनी चाल है, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 70 की चाल है। कितने की? 70 की चाल से उसने बॉल फेंकी एकदम से। फिर जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी चाल कम होती जाएगी, समय बढ़ता जाएगा, चाल कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक टाइम पर जब बिल्कुल ऊपर होगी तब चाल थोड़ी देर के लिए 0 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी चाल? चाल 0 हो गई कि नहीं हो गई? 0 के सामने अभी है। ठीक है, फिर चाल बढ़ना शुरू हुई, थोड़ी देर बाद जब ऊपर से नीचे आएगी तब चाल देखो 10 हो गई, फिर थोड़ा और, फिर चाल 20 हो गई, फिर चाल 30 हो गई, फिर चाल 40 हो गई। 40 जब उसने पकड़ लिया तो 40 पे कैच कर लिया, फिर एकदम से 0 हो जाएगी। अब वो उसने वो वाला नहीं दिखाया, वो कंडीशन नहीं दिखाई जब वो 0 हो गई, वैसे तो एकदम से फिर 0 हो जाए खट से। ये जैसे उसने पकड़ ली हो करके तुरंत 0 हो जाएगी ना चाल। ठीक है, तो जब कैच पकड़ने से पहले तक की कंडीशन दिखाई गई है। ये जब बॉल फेंकी थी 70 से फेंकी थी, स्पीड ऊपर जाते जाते कम होती जाएगी, 60 50 40 20 10 0। फिर जैसे ही 0 होगी स्पीड उसकी, फिर नीचे आना शुरू हो जाएगी ऊपर से, फिर 10 20 30, फिर कैच कर लेगा वो। समझ गए कि नहीं समझ गए?
आसान है, थोड़ा दिमाग। क्या? ऊपर से क्यों फेंकी? नीचे से ही है। जब यूं करके फेंकी उसने, अरे जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी उसने, फेंकते टाइम उसमें स्पीड होगी कि नहीं होगी? होगी। फेंकते टाइम स्पीड उसमें 70 की है। 70 से तो शुरू करोगे फिर ग्राफ को, तो 70 की स्पीड फिर कम होती, जैसे जैसे ऊपर जाती जा रही है स्पीड कम हो रही है। 60 कम हो गए, 0 हो गई एक टाइम पे। ऊपर जाके जब बिल्कुल ऊपर होगी तो 0 स्पीड हो जाएगी, फिर नीचे आना शुरू होगी। नीचे आएगी फिर स्पीड बढ़ती जाएगी, 10, 20, 30, 40, फिर वो कैच कर लेगा। हाँ? कहाँ से मतलब? यहाँ पर कोई यार ये जगह थोड़े ना दिखाई जा रही कि ये जगह यहाँ से, कि यहाँ से फेंक दी, कि यहाँ से फेंक दी। ये तो ग्राफ है ना, चाल का ग्राफ है, समय और चाल का। कायदे में क्यों बनना चाहिए ऐसे? तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो यार, कैसे आप कैसी बात कर रहे हो? जब मैं बोल रहा हूं आपसे कि आप इसको ऊंचाई क्यों देख रहे हो, ये चाल है, ये चाल कितनी है आप ये देख रहे हो कि ये सही है, यहां से फेंक दी ऊपर गई नीचे आ गई, अरे ये ऊंचाई नहीं है। अगर ये ऊंचाई होती, अगर ये यहाँ ऊंचाई लिखा होता तब ये सही था, ऊपर गई नीचे आ गई। ये ऊंचाई नहीं है यहाँ पर, ये चाल है, चाल के बारे में बता रहा है वो। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? सीधी सीधी बात है यार, समझ ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ जब फेंक रहा है तब चाल है उसमें। 70 मान ली, 70 की चाल से उसने ऊपर फेंकी, ठीक है 70, फिर धीमे धीमे गए, जैसे ऊपर बॉल जाएगी चाल घटेगी, 0 हो जाएगी, फिर ऊपर से नीचे आना शुरू होगी, फिर चाल बढ़ती चली जाएगी। एक टाइम पे जब कैच कर लेगा आके, फिर वो क्या दिक्कत आ रही है इसमें?